हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ट्रिपल एस एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेस में। पढ़ते हैं एसएसएससी का नेक्स्ट टॉपिक ग्रीन मैन्यूरिंग। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्रीन मैन्यूरिंग का कंसेप्ट थोड़ा बहुत बताया था कि क्या होती है ग्रीन मैन्यूरिंग, लेकिन आज अपने फिर से नए सिरे से ग्रीन मैन्यूरिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपने पढ़ा है या देखा है पीडीएफ तो बहुत अच्छी बात है। ग्रीन मैन्यूरिंग यानी कि हरी खाद, हरी खाद ये टॉपिक पढ़ेंगे। हरी खाद का कंसेप्ट क्लियर करेंगे सबसे पहले अपने, फिर जो हरी खाद है वो खेत में देने के जो भी मेथड्स हैं, कितने तरीके होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्टूडेंट्स जो हरी खाद देने की जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो ग्रीन मैन्यूरिंग का जो यानी कि जो भी सिस्टम है कि लाभ क्या है हरी खाद के और हानियां क्या है, यानी कि कुछ लाभ है तो कुछ उस चीज के डिसएडवांटेज भी होते हैं एडवांटेज के साथ साथ। ठीक है, तो वो अपने पढ़ेंगे। पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे ग्रीन मैन्यूरिंग का, उसके बाद में उसकी जो मेथड्स हैं या खेत में डालने के जो प्रोसीजर है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में इसकी टेक्निक्स पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके लाभ और हानि पढ़ेंगे अपने। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग, कंसेप्ट ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग, जिसमें हम डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे और इसका कंसेप्ट भी पढ़ लेंगे। कंसेप्ट ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग यानी कि क्या होती है हरी खाद। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम होवार्ड या हवार्ड लिखा जाता है ऐसे। साइंटिस्ट हवार्ड ने 1912 में इंडियन सॉइल्स के लिए हरी खाद की सिफारिश की। इंडियन सॉइल्स जो है भारतीय मृदाएं, उनमें ग्रीन मैन्यूरिंग डालने की सिफारिश की होवार्ड साइंटिस्ट ने 1912 में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ग्रीन मैन्यूरिंग होती है वो केमिकल फ्री होती है और साथ में सॉइल के स्ट्रक्चर में इम्प्रूव लाती है, इसलिए इस खाद की संस्तुति की या फिर इसको खेतों में प्रयोग करने की सिफारिश की होवार्ड ने 1912 में, सबसे पहले इंडियन सॉइल्स में। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें ग्रीन मैन्यूरिंग की परिभाषा की, क्या होती है ग्रीन मैन्यूरिंग, तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता ही है, आप लास्ट सेमेस्टर से भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी अविच्छेदित पादप, अविच्छेदित का मतलब जिनमें कोई डीकम्पोजिशन न आया हो किसी प्रकार का, यानी कि जो प्लांट है वो जैसा है उसी फॉर्म में, चाहे वो पत्तियां हैं उसकी, चाहे वो प्लांट की जो टहनी है वो, या फिर उसके जो भी अवशेष, ठीक है, यानी कि उसमें किसी प्रकार की कोई डीकम्पोजिशन नहीं आना चाहिए, वो अपघटित नहीं हुआ होना चाहिए, अविच्छेदित का मतलब है। या फिर हरे पौधे ऐसे भी बोल सकते हैं, अविच्छेदित पादप अवशेषों या हरे पौधों ग्रीन प्लांट्स को खेतों में जोतना या भूमि में दबाना। क्या डेफिनेशन रहेगी? अविच्छेदित पादप अवशेषों कोमा हरे पौधों या हरी पत्तियों या जो हरी पत्तियों के डंठल होते हैं, पौधों के डंठल को भूमि में जोतना, भूमि में जोतना या दबाना ग्रीन मैन्यूरिंग कहलाता है। वैसे इजी और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम ग्रीन मैन्यूरिंग कहें तो हरे पौधों को, हरी पत्तियों वाले पौधों को या हरी पत्तियों को, पौधों के डंठल को खेतों में दबाना या भूमि में जोतना ग्रीन मैन्यूरिंग कहलाता है। ऐसा हम क्यों करते हैं? हरे पादपों को या अविच्छेदित पादप अवशेषों को या हरे पौधों वाली जो
ग्रीन पत्तियों वाले जो भी प्लांट होते हैं उनको खेतों में क्यों दबाते हैं, ये भी आपको पता है स्टूडेंट्स, क्योंकि सॉइल की जो फिजिकल कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम खेतों में हरी पत्तियों या हरे पादप अवशेषों को दबाते हैं। किसके लिए, यानी कि दो रीजन है ग्रीन मैन्यूरिंग के। फर्स्ट नंबर पे क्यों करते हैं ग्रीन मैन्यूरिंग, सॉइल की जो फिजिकल कंडीशन है, सॉइल की फिजिकल कंडीशन में इंप्रूव लाने के लिए। सेकंड, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए ग्रीन मैन्यूरिंग करते हैं, यानी कि मृदा की भौतिक संरचना को सुधारने के लिए और मृदा उर्वरता यानी कि सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए हम ग्रीन मैन्यूरिंग करते हैं, हरी खाद देते हैं। उससे यानी कि सॉइल की सारी जो फिजिकल कंडीशन है, जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गई, एरेशन हो गया, सॉइल की जो यानी कि परमिबिलिटी है वो हो गया, ये सब जो फिजिकल जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रीन मैन्यूरिंग से सही बनी रहती है, इसलिए हम ग्रीन मैन्यूरिंग देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डेफिनेशन थी। और ग्रीन मैन्यूरिंग देते क्यों हैं, सॉइल की फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए एंड सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। और जो कुछ भी ग्रीन मैन्यूरिंग के लाभ में हम पढ़ेंगे कि भी ग्रीन मैन्यूरिंग देने से ये होता है, इसलिए हम ग्रीन मैन्यूरिंग करनी चाहिए हमें। और सेकंड बात, ये केमिकल फ्री होती है, इसलिए हमें इसको उपयोग में लेना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स मेथड्स ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग। मेथड्स ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग, या पहले अपने पढ़ेंगे ग्रीन मैन्यूरिंग की क्रॉप्स। क्रॉप्स ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग, हरी खाद के लिए जो फसलें हम प्रयोग में लाते हैं, उपयोग करते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो क्रॉप्स हैं वो हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स या लेग्यूम्स क्रॉप्स, जिनको हम कहते हैं फलीदार फसलें, लेग्यूम क्रॉप्स या फलीदार फसलें। सेकंड जो है स्टूडेंट्स वो है नॉन लेग्यूम क्रॉप्स या नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स, नॉन लेग्यूम्स क्रॉप्स। इनको फलीदार फसलों को दलहनी फसलें भी कहते हैं, दलहनी फसलें, और नॉन लेग्यूम क्रॉप्स को अदलहनी फसलें, अदलहनी फसलें। दलहनी का मतलब यहाँ पे जितनी भी सीरियल क्रॉप्स हैं, दालों वाली जो फसलें आपने देखी है या पढ़ी हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सनई, डेंचा, गवार, लोबिया एक्सेट्रा। अदलहनी फसलें जैसे फॉर एग्जाम्पल बिना दालों वाली जिसको कहते हैं, सीरियल क्रॉप्स हमने पढ़ ली, दलहनी फसलों को क्या कहेंगे, सीरियल क्रॉप्स, सनई, ढेंचा, ग्वार, लोबिया वगैरह। और अदलहनी फसलों के एग्जाम्पल जैसे जवार, गेहूं, जौ, राई एक्सेट्रा, ये अदलहनी फसलों के एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स। तो हमें जब भी हम ग्रीन मैन्यूरिंग करें तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स का यूज करें, क्योंकि लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, नोड्यूल्स पाई जाती हैं, और इन गांठों में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो सॉइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें लेग्यूमिनस क्रॉप्स का हरी खाद या ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए हमें उपयोग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और सेकंड बात, जो लेग्यूम्स क्रॉप्स होती हैं या ग्रीन मैन्यूरिंग जब भी करते हैं फील्ड में, तो ऑर्गेनिक जो पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसमें वृद्धि होती है
और इनकी जड़ों में जो भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है वो तत्व के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन 78.18% पाई जाती है या 79%। तो ये तत्व के फॉर्म में है। इस तत्व की फॉर्म में नाइट्रोजन को प्लांट कभी ग्रहण नहीं करते, इसलिए इसको हमें आयनिक फॉर्म में या ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज करना होता है। और वो कौन करता है, जो दलहनी फसलों की जो जड़ें हैं उनके अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया। तो तत्वीय नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में ला करके या बदलने के लिए जो कार्य करती है वो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया करती है, जिससे नाइट्रोजन यानी कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है या तत्वीय नाइट्रोजन होती है वो या तो नाइट्रेट की फॉर्म में आ जाती है, -2 यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी है, या फिर अमोनियम आयन की फॉर्म में आ जाती है जिनको प्लांट्स इजीली ग्रहण कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें ग्रीन मैन्यूरिंग करना चाहिए ताकि आयनिक फॉर्म में नाइट्रोजन को लाया जा सके। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग। ग्रीन मैन्यूरिंग के विधियां या प्रोसीजर। मेथड्स ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग। मेथड्स ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग, हरी खाद की विधियां। तो हरी खाद देने की 2 विधियां हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। फर्स्ट जो प्रोसीजर है, मेथड है, वो है ग्रीन मैन्यूरिंग इन सिटू मेथड। ग्रीन मैन्यूरिंग इन सिटू मेथड। और सेकंड जो प्रोसीजर रहेगा वो है ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। यहाँ पे ग्रीन मैन्यूरिंग इन सिटू मेथड का मतलब है कि जो भी हम हरी खाद की फसल लगाएंगे वो उसी खेत में लगाएंगे जहाँ पे हमने अदर क्रॉप्स लगा रखी है, यानी कि जो हमारा मेन फील्ड है वहीं पे ही, और उसी फील्ड में उस फसल को दबा देंगे मिट्टी में। तो ये कहलाता है इन सिटू मेथड, ठीक है। ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग का मतलब हरी पत्तियों की खाद। हरी पत्तियां जब हम खेत में दबाएंगे तो ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कह देते हैं, हरी पत्तियों की खाद। तो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे 1 बाय 1 इन दोनों प्रोसीजर को। फर्स्ट पढ़ेंगे ग्रीन मैन्यूरिंग इन सिटू मेथड। इन सिटू मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी हमने ग्रीन मैन्यूरिंग की जो लेग्यूम्स क्रॉप्स लगाई है, सनई, ढेंचा, लोबिया, इनको यानी कि जो हमारा मेन फील्ड है उसी में वहीं पे ही लगाते हैं इन फसलों को। और जो हल होता है सॉइल को पलटने वाला, उस हल की सहायता से ही वहीं पे उसी खेत के अंदर इन क्रॉप्स को दबा देते हैं। तो ये कहलाता है इन सिटू मेथड। और जो ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग होता है इसमें क्या करते हैं कि किसी दूसरे फील्ड में, अदर खेत के अंदर जो ग्रीन मैन्यूरिंग की जो भी क्रॉप्स हैं, सनई, ढेंचा, ये सन हेम्प, लोबिया, गवार, इनको दूसरे फील्ड में लगाते हैं, दूसरे खेत में लगाते हैं, दूसरी जगह लगाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वहां से उस फसल को ला करके हमारा जो मेन फील्ड है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वहां पे ला करके दबा देते हैं। तो ये कहलाता है ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग सिस्टम। तो 2 प्रोसीजर रहेंगे, ग्रीन मैन्यूरिंग इन सिटू मेथड और सेकंड ग्रीन मैन्यूरिंग, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। ये हरी खाद देने की विधियां हैं। अब स्टूडेंट्स ग्रीन मैन्यूरिंग का जो इन सिटू मेथड है उसमें हम आगे इसकी टेक्निक्स पढ़ेंगे कि कौन सी टेक्निक्स हम अपनाएंगे, इसके लिए तकनीकी कौन सी तकनीकी यूज करेंगे जिससे इन सिटू मेथड का हमारा प्रोसीजर पूरा हो जाए। टेक्निक्स या तकनीकी। तो सबसे पहले इन सिटू मेथड की जो तकनीकी है वो रहेगी स्टूडेंट्स की ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली हरी खाद की फसलें। ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली हरी खाद की फसलें
जैसे ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सी फसलें बोई जाएगी टेक्निक्स में, फर्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली हरी खाद की फसलें, हरी खाद की फसलें। ये टेक्निक्स फर्स्ट में पढ़ेंगे हम ग्रीष्म ऋतु में। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही रबी की फसल की कटाई होती है और खरीफ की जब हम फसल बोते हैं तो उसकी बुआई के मध्य काल में खेत के अंदर जो भी जैसे सनई है, ढेंचा है, लोबिया है, इन फसलों को लगा देना चाहिए रबी की फसल की कटाई के बाद और खरीफ की फसल की बुआई से पहले या बुआई के मध्य काल में बीच में क्या करना चाहिए, सनई, ढेंचा, लोबिया खेत में उगाना फर्स्ट टेक्निक कहलाता है ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली हरी खाद की फसलें। फिर हम क्या करते हैं, इन फसलों को खेत में उगा करके जुलाई और अगस्त माह में मिट्टी में जोत दिया जाता है या दबा दिया जाता है। जुलाई, इनको हमने रबी की फसल की कटाई के बाद लगाया इन फसलों को और हमने जुलाई और अगस्त माह में इनको जो मिट्टी पलटने वाला हल है या फिर खेत के अंदर या भूमि में दबा देना चाहिए इन फसलों को। जैसे ही इन फसलों को हम दबाते हैं तो फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, खेत में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, उसकी वृद्धि होती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है। सेकंड और क्या होता है कि जब हम इसको लगाते हैं तो धान की रोपाई से पहले खेत में ये फसलें सड़ गल जाती हैं। धान की जब हम रोपाई करते हैं यानी कि धान की जब फसलें लगाते हैं तो ये सनई, ढेंचा सड़ जाती है, गल जाती हैं। धान की रोपाई से पहले जब हम धान लगाएंगे, पेडी लगाएंगे खेत में नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि हमने रबी की फसल की जस्ट कटाई के बाद सनई, ढेंचा, लोबिया लगाया था। अब धान की रोपाई से पहले क्या होगा, ये सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, खेत में दबा दिया था इनको जुलाई अगस्त में हमने, तो सड़ करके गल करके, क्योंकि ये एक तरीके का क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थ है, तो ये खेत में कार्बनिक कंटेंट या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि कर देंगी। नेक्स्ट, जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली हरी खाद की फसलें हैं, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में काम में ली जाती है। ये विधियां आंध्र प्रदेश ग्रीष्म ऋतु में जो बोई जाने वाली टेक्निक्स हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में यूज की जाती है। नेक्स्ट, सेकंड टेक्निक्स में, अभी तो फर्स्ट टेक्निक थी इन सिटू मेथड की जिसमें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल की हमने स्टडी की है।